नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। दोस्तों, स्पेशल आर्मी अग्निवीर बैच के लिए जो जीके का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप ज़रूर कंटिन्यू हमसे जुड़े रहे हैं। उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कंटिन्यू वीडियोस देखिएगा। आगे अभी ज्योग्राफी का एक लास्ट आपका टॉपिक बचा हुआ है सौरमंडल का, आज इसको मैं कंप्लीट करता हूं। उसके बाद भाई अपन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे, फिर आपका कुछ करंट का आएगा और इतने में फिर आपका पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके के आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं फुल गारंटी देता हूं कि अपने ही इन्हीं वीडियोस से मिलेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें आप इस चीज़ को लेकर के। आज का जो टॉपिक है भाई अपना ज्योग्राफी का, वो है सौरमंडल को लेकर के। तो आज टॉपिक है सौरमंडल। मैंने आपको बताया था सिलेबस, आपको डिस्कस किया था इस सिलेबस के बारे में, तो एक बार फिर से छोटा सा एक बार रिवीजन दे देता हूं उस पॉइंट का। मैंने आपको कहा था एक अपने सिलेबस में आता है भारत का सामान्य परिचय। उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया, जिसके लिए हमने 4 से 5 वीडियो भी डाली है प्लेलिस्ट में, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स है उसमें दूर हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था भारत के सामान्य परिचय के बाद भारत के भौतिक प्रदेश, और इस भौतिक प्रदेश को दोस्तों हमने 4 भागों में विभाजित करके पढ़ा था। एक आया था हिमालय पर्वतमाला, दूसरा है मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश, तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और चौथा आया था इसमें तटीय द्वीप समूह, जिसके अंतर्गत पहाड़, पर्वत, झील, बंदरगाह वगैरह से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में मैंने क्लियर कर दिए थे आपके सामने। तीसरा पॉइंट एक दर्रे वगैरह जो भी थे हिमालय पर्वतमाला के, तो वो भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा टॉपिक दोस्तों हमने स्टार्ट किया था एक मंडल टॉपिक को। तो मंडल टॉपिक में कुछ पॉइंट्स लेकर के अपन चल रहे थे। इस टॉपिक का एक पॉइंट आया था जिसको हमने जैव मंडल कहा था, और इस जैव मंडल के अंतर्गत दोस्तों हमने बायोस्फीयर यानी कि 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरा मंडल टॉपिक का एक दूसरा टॉपिक आया स्थल मंडल। इस स्थल मंडल के दौरान दोस्तों हमने 7 महाद्वीपों के बारे में जानकारी प्राप्त की, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे गहरा, इनके अंतर्गत भी जो पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रत कौन सा है, आकृति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। स्थल मंडल, जल मंडल, उसके बाद है जलमंडल। जलमंडल के दौरान दोस्तों 5 महासागरों के बारे में हमने जानकारी प्रदान की थी आपको कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे नजदीक कौन सा है, कौन सा किससे घिरा हुआ है, कौन से बर्फ से ढका हुआ है, सबसे गहरा कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में। उसके बाद दोस्तों एक टॉपिक अब आता है सौर मंडल का। तो 5वां इसमें चौथा एक पॉइंट आता है आपका सौर मंडल का। ये स्टार्ट कर रहा हूं आज का टॉपिक अपना। इसके अलावा 2 वीडियोस और अपने डाली है, एक भूकंप को लेकर के, और दोस्तों एक वीडियो आई थी आपकी ज्वालामुखी को लेकर के। कंटिन्यू वीडियो आपको जब आप पीआरबी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर के यूट्यूब पर जब जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगी, जिसमें ज्योग्राफी की वीडियोस है ये। तो ज्योग्राफी की वीडियो में सामान्य परिचय टॉपिक क्लियर किया, भौतिक प्रदेशों को ये कंप्लीट हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। भूकंप मिलेगा, वहीं पर आपको ज्वालामुखी मिलेगा। और आज का टॉपिक है अपना सौर मंडल को लेकर के। स्टार्ट करता हूं भाई सौर मंडल का टॉपिक। सौर मंडल, सौर मंडल किसे कहते हैं, क्या है सौर मंडल, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है परिभाषा से भी। ऐसा देगा कि जैसे आपको परिभाषा बताऊंगा तो इसमें से कुछ अलग दे देगा कि परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो परिभाषा क्या होती है सौर मंडल की, तो परिभाषा है भाई इसकी, देखो जी, सबसे पहला कह रहा है कि एक ग्रह होता है सूर्य। सबसे बड़ा एक ग्रह कौन सा होता है, सूर्य। इस सूर्य के चारों ओर लगाते हैं चक्कर। सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और वो चक्कर कौन कौन लगाते हैं, तो चक्कर लगाने वाले होते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह। ग्रहों के भी क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं, और फिर होते हैं इसमें क्षुद्र ग्रह। तो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड और आकाशीय पिंड। धूमकेतु, उल्का पिंड और आकाशीय पिंड। इन सब का समूह
तो इन सभी का, इनका समूह जो होगा वो ही आपका क्या कहलाता है, सौरमंडल कहलाता है। ठीक है भाई। परिभाषा क्या, इसके क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे आपको दे देगा निम्न में से कोई भी अलग दे दिया, जैसे तारा दे दिया या कुछ भी दे देता है ना भाई, तो जो भी आपसे क्वेश्चन मिले तो परिभाषा के अकॉर्डिंग यही बनता है। परिभाषा मैं आपके सामने लिख देता हूं। सूर्य के चारों ओर, सूर्य एक ग्रह है सबसे बड़ा, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, सूर्य। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, अब कौन कौन चक्कर लगाते हैं, तो ग्रह लगाते हैं, उनके उपग्रह लगाते हैं, और फिर उनके भी क्या लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह लगाते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। फिर है इसमें अगला पॉइंट, धूमकेतु, उल्कापिंड, आकाशीय पिंड। धूमकेतु, उल्कापिंड, आकाशीय पिंड। आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। आदि के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, सौरमंडल कहा जाता है, सौरमंडल कहते हैं। ये होगी आपकी परिभाषा। दूसरा क्यों पॉइंट आएगा, एक तो है परिभाषा को लेकर के, दूसरा है सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो खोज करने वाले हैं कोपरनिकस। नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, कोपरनिकस के द्वारा क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। कोपरनिकस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सौरमंडल की खोजकर्ता कौन है, तो खोज करने वाले हैं कोपरनिकस। तो एक पॉइंट हमने इसमें जाना सौरमंडल की परिभाषा क्या है, दूसरा पॉइंट दोस्तों हमने जाना सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है। अब तीसरा पॉइंट है सौरमंडल में क्या क्या आते हैं। तो भाई सौरमंडल में सबसे पहले आता है एक ग्रह, जिस ग्रह का क्या नाम है, सूर्य। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, सूर्य ग्रह आता है। या आप मान लो कि यह सूर्य ग्रह है। अब इस सूर्य के जस्ट पास में यहाँ पर एक ग्रह होता है। इस प्रकार से यहाँ पर भी ग्रह होते हैं। तो ये जो इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। सूर्य के जस्ट चारों ओर क्या लगाते हैं ये लोग, चक्कर लगाते हैं। तो एक ग्रह तो हो गया, 1 2 3 4। तो ये बीच में एक अश्वमेखला है, इसके चारों ओर तो इस साइड ग्रह आगे और 4 इस साइड ग्रह आएंगे भाई। तो एक ग्रह इस साइड आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, और एक अपन इसको यहाँ पर कर देते हैं। तो 4 इसमें क्या है, ग्रह आगे की ओर है और 4 ग्रह पीछे की ओर है, और बीच में यहाँ पर अश्वमेखला है जो इनको 2 भागों में बांटती है। और ये सारे के सारे ग्रह जो होंगे किसके चक्कर लगाएंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक बार इनका नाम देखिएगा आप। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो इस प्रकार से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही पॉइंट है आपके, ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो हो गया क्वेश्चन का पेपर क्वेश्चन सोल्व। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, और सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा आता है, वरुण आता है। बुध आता है सूर्य का सबसे नजदीक का, और सबसे दूर का कौन सा आता है, वरुण आता है। बुध ग्रह का जो इंग्लिश नाम है यह भी पूछा जाता है, इसे मरकरी कहा जाता है। तो बुध का नाम क्या आएगा, मरकरी, अंग्रेजी में नाम आएगा मरकरी। और वरुण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेपच्यून। नेपच्यून इसे इंग्लिश में कहा जाता है, नेपच्यून। थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा, आराम से सौरमंडल टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और 101% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सूर्य है, इसका सबसे नजदीक का ग्रह बुध हो गया, सबसे दूर का ग्रह कौन सा आ गया, वरुण आ गया। अब बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है, तो उसका नाम आता है शुक्र ग्रह। बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है भाई, शुक्र ग्रह आता है। और शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेनिस। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं वेनिस। अब है जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी, तो इसे अपन कहते हैं अर्थ। उसके बाद कौन सा ग्रह आएगा, तो मंगल ग्रह आता है अगला ग्रह। भाई ये आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक तो क्वेश्चन पूछेगा सूर्य के नजदीक ग्रह कौन से हैं, दूर के ग्रह कौन से हैं, तो नजदीक से दूर पूछता है। दूसरा इनका क्रम पूछेगा बड़े से छोटे का, तो आगे बताऊंगा बड़े से छोटे का। अभी तो ये नजदीक से दूर के ग्रह के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। मंगल ग्रह जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्स। ये है फिर आपकी अश्वमेखला। इसके इस साइड का जो पहला ग्रह आता है वो है बृहस्पति ग्रह, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। उसके बाद बृहस्पति के बाद अगला ग्रह जो बीच में आता है वो है शनि ग्रह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ईस्टर्न। यह है शनि ग्रह जिसका इंग्लिश नाम है ईस्टर्न। बृहस्पति के बाद शनि आया, शनि के बाद एक ग्रह और बचा है, उसका नाम आता है अरुण, और उसे इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। अरुण, और अरुण को इंग्लिश में अपन बोलते हैं यूरेनस। और अरुण के बाद सबसे लास्ट ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेपच्यून। ठीक है जी। ये लो आपके सूर्य के नजदीक के ग्रहों से नजदीक से दूर के क्रम का। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह क्या आंसर आएगा, बुध। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा आपका, वरुण। और ये क्रम भी पूछ सकता है, तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, फिर आएगा बृहस्पति, फिर आएगा अरुण, और फिर आएगा इसमें वरुण। ये तो था आपका नजदीक से दूर की दूरी भाई। ठीक है जी। अब बताता हूं मैं आपको इनका सबसे क्रम, इनका बड़े से छोटे में क्रम। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटे का क्रम। ये दो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है, या तो सूर्य के सबसे नजदीक का पूछेगा, या दूर का पूछेगा, या बड़े से लेकर के छोटे का क्रम पूछेगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है, तो बृहस्पति। ये चार कंटिन्यू कर दो आप, तो बृहस्पति, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चार ग्रह जो है कंटिन्यू है। इसमें कौन कौन से, तो सबसे बड़े आएंगे इसमें बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद आता है वरुण। चार वो हो गए कंटिन्यू। अब पृथ्वी को ले लो, पृथ्वी की बहन शुक्र को, पृथ्वी, फिर है शुक्र, फिर इसके बाद मंगल, और फिर पीछे बुध। शुक्र, मंगल और बुध। ये लो जी आपका बड़े से छोटे का क्रम और सूर्य के नजदीक और दूर का क्रम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, सूर्य जो है इसके सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी आती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। ये ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले में सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा होता है, वरुण होता है। या फिर इनका क्रम पूछेगा, इंग्लिश नाम भी मिल सकता है। तो नजदीक का हो गया, दूर का हुआ। फिर कहता है कि इन ग्रहों में से, इन 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, दूसरे पे आता है शनि, तीसरे पे आता है अरुण, चौथे पे आता है वरुण। फिर 5वां ग्रह सबसे बड़ा कौन सा आता है, पृथ्वी। उसके बाद शुक्र, फिर है मंगल, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा आता है आपका, बुध सबसे छोटा ग्रह आता है। ठीक है जी।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो ज़रूर कमेंट में यस करके लिखिएगा, बोले हाँ सर हमको समझ में आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हो, और कंटिन्यू आपको ये वीडियोस जो है कंटिन्यू आपको मिलती जाएंगी। अगला दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैं नोट डाल के लिखवाना आपको समझाना चाहता हूं। नोट क्या है वो समझिएगा। दो ग्रह ऐसे हैं, देखो बाकी सारे ग्रह, मैं दो ग्रह का नाम बता रहा हूं अभी, शुक्र ग्रह और एक आता है इसमें अरुण ग्रह। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो, ये शुक्र और अरुण, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो अपना परिक्रमण काल बाकी 6 से उल्टा करते हैं। यानी सूर्य के चारों चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन अब जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, तो बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, इन 8 ग्रहों में से एक शुक्र ग्रह और एक मैं कह रहा हूं अरुण ग्रह, ये दोनों ग्रह जो है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर काटते हैं, न कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटते हैं। मैं एक बार समझा देता हूं, लिख देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। कह रहा है, नोट डाल करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शुक्र और अरुण ग्रह, शुक्र और अरुण ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा, जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा, जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अतः यहां, यानी शुक्र और कौन से ग्रह पर, अरुण ग्रह पर, अतः यहां यानी शुक्र और अरुण ग्रह पर यहां सूर्योदय पूर्व में ना होकर के कहां पर होगा, पश्चिम में होता है। अतः यहां सूर्योदय पूर्व में ना होकर के कहां होता है भाई, पश्चिम में होता है, और सूर्यास्त कहां पर होगा, पश्चिम में ना होकर के पूर्व में होगा। तो सूर्योदय यहां पर कहां पर आता है, पश्चिम में, और सूर्यास्त कहां पर आएगा, पूर्व में। बाकी ग्रहों में ऐसा नहीं है, केवल शुक्र और अरुण ग्रह में ही ऐसा है, क्योंकि ये दो जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो कैसे चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। बाकी 6 ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? पक्का भाई, इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है। अगला है बुध, एक नोट डाल करके और लिखवा रहा हूं आपको। बुध और जो शुक्र ग्रह है, बुध और, ये हो गया शुक्र और अरुण का। अगला पॉइंट है बुध प्लस शुक्र ग्रह। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह ही नहीं है। ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, जिनके कोई क्या नहीं है, उपग्रह ही नहीं है, जिनके उपग्रह ही नहीं है। यानी कि 6 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह हैं, और बुध और शुक्र वो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। कंटिन्यू समझो, अच्छे समझ में आएगा। फिर से एक बार आपके रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। सौरमंडल अपना टॉपिक है। सौरमंडल में सबसे प्रधान ग्रह कौन सा होता है, सूर्य। सूर्य के चारों ओर क्या लगाया जाता है, चक्र। चक्कर लगाने वाले में कौन कौन आएंगे, ग्रह आएगा, उपग्रह आएगा, क्षुद्र ग्रह आएंगे, धूमकेतु आएगा, उल्का पिंड आएगा, और आकाशीय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। और इन सभी का समूह जो होता है इसे अपन सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था, सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है, तो कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि सूर्य जो है ये प्रधान ग्रह है जिसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन 8 ग्रहों का क्रम इस प्रकार से आया था, सूर्य से नजदीक का बुध, उसके बाद आया शुक्र, फिर आया पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, तो सबसे दूर का ग्रह कौन सा आ गया, वरुण। कई बार पेपर में इंग्लिश नाम दे देता है, तो बुध ना देकर के
आपको मरकरी भी मिल सकता है, वरुण ना दे करके नेपच्यून भी मिल सकता है। ग्रह से छोटे क्रम पूछा था, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, इसमें बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि सबसे बड़ा है, फिर अरुण सबसे बड़ा है, फिर वरुण सबसे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा आता है, बुध ग्रह आता है। दो नोट डाले अपन ने इस पॉइंट को लेकर के, शुक्र और अरुण वे दो ग्रह हैं जो वे ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर काटते हैं। बाकी 6 जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर चक्कर काटते हैं। एक पॉइंट हमने ये देखा है कि भाई ये जो ग्रह होते हैं इन ग्रहों में से ही एक ग्रह ऐसा है जो वो है, एक ग्रह ऐसा है जो शुक्र, बुध और शुक्र वो ग्रह है जिनके कोई भी क्या नहीं है, उपग्रह ही नहीं है, जिनके कोई उपग्रह ही नहीं है। तो भैया आपका पॉइंट था, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन लेते हैं इन सभी ग्रहों के बारे में सामान्य सी जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं पहले सूर्य ग्रह को। सूर्य ग्रह को स्टार्ट कर रहे हैं अपन पहले। सूर्य, सूर्य सौर मंडल का, सूर्य सौर मंडल का प्रधान ग्रह है, का प्रधान व केंद्र बिंदु है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान व केंद्र बिंदु है, जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसके चारों ओर ग्रह क्या लगाते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सूर्य जो है ना एक तारा भी है, सूर्य एक ग्रह भी है, एक ग्रह भी है और एक तारा भी है। तो सूर्य एक ग्रह भी है और एक क्या है, तारा भी है। सूर्य एक ग्रह भी है और तारा भी है। यहाँ एक नोट डाल के दिख रहा हूं, आपके आर्मी में बहुत बार पूछा गया है संपूर्ण सौर मंडल में कुल तारों की संख्या कितनी है। तो सौर मंडल में कुल तारे, सौर मंडल में कुल कितने तार होते हैं, तो कुल कितने तारे हैं भाई, तो आएगा 10 की घात 22। सौर मंडल में कुल कितने तारे हैं, 10 की घात 22 कुल हैं ये तारे, जिनमें से सबसे बड़ा तारा कौन सा अपन कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं। दूसरा एक नोट और डाल देते हैं, सौर मंडल में कुल आकाश गंगाएं कितनी है, ये भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल में कुल आकाश गंगाएं, तो कुल आकाश जो गंगा है उनकी संख्या है 10 की घात 11। बस थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, यहाँ 10 की घात 22 है और यहाँ 10 की घात क्या आती है, 11 आती है। सूर्य एक ग्रह भी है और एक तारा भी है। जब ये तारा जो होते हैं ना, ये तारे जितने भी होते हैं, इन तारों को प्रकाश मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सूर्य को प्रकाश, या एक तो हो गया सूर्य सौरमंडल का सबसे प्रधान ग्रह, ग्रह भी है उपग्रह भी है। तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं सूर्य को प्रकाश कहां से मिलता है, या इसका प्रकाश का स्रोत क्या है। तो जितने भी तारे होते हैं उनके तारों का जो स्रोत होता है, उनके प्रकाश का जो स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से सूर्य में क्या आता है, प्रकाश आता है। साथ ही साथ जितने भी तारे होते हैं उनमें भी प्रकाश कहाँ से आता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से आता है। ध्यान से देखिएगा, नाभिकीय संलयन किस किस से मिलकर के बनता है, तो ये कह रहा है 2 हाइड्रोजन से मिलकर के, 2 हाइड्रोजन से मिलकर के एक हीलियम बनता है। 2 हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बनता है, एक हीलियम बनता है। इतनी बात बताओ सबको समझ में आई क्या भाई, सबको समझ में आ गई तो यहीं पर इसी वीडियो को आप लाइक कर दो फटाफट, कमेंट में यस करके जरूर लिखिएगा, और जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो हमारे साथ जरूर शेयर करते जाइएगा। कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल इसको दूर कर लीजिएगा। कह रहा है तारा भी है, सूर्य एक तारा भी है,
तारों के साथ साथ ये ग्रह भी है, और कह रहा है जितने भी ग्रह, जितने भी तारे होते हैं, उन तारों का या सूर्य का जो प्रकाश है उसका स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन किससे मिलकर के बनता है, एक हाइड्रोजन के अणु और दूसरा हाइड्रोजन के दो अणुओं से, तो हीलियम बनता है। आप लिख सकते हो दो हाइड्रोजन के अणुओं के आपस में मिलाकर के हीलियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, हीलियम का निर्माण होता है। हीलियम का निर्माण होता है। ठीक है जी, 3 पॉइंट क्लियर हुए। चौथा पॉइंट देखते हैं, सूर्य जो है, इस सूर्य की अवधि कितनी है, सूर्य की अवधि कितनी है, तो सूर्य की अवधि लगभग बताई गई है 5 मिलियन वर्ष। सूर्य की अवधि कितनी है दोस्तों, 5 मिलियन वर्ष सूर्य की अवधि है। अब उसके पीछे रीजन क्या है आपको आगे बताता हूं। 5वां पॉइंट आता है, सूर्य में गैसें पाई जाती हैं। सूर्य में क्या पाई जाती है, गैसें, जिसमें से गैस में से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, इसमें हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है, तो दोस्तों 71% गैस इसमें हाइड्रोजन पाई जाती है। दूसरा आता है इसमें हीलियम। हीलियम दोस्तों इसमें पाया जाता है 26.05%। 26.05% में इसमें हीलियम पाया जाता है। और बच गया इसमें 2.5%, जिसमें अन्य गैसें आती हैं। जिसमें क्या आती है भाई, अन्य गैसें आती है। और अन्य गैसें की संख्या होगी यहाँ पर 2.05%। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि सूर्य में जो गैसें होती है वो लगभग 3 प्रकार गैसें आ गई, हाइड्रोजन, हीलियम और फिर अन्य गैसें। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन। कितने परसेंट पाई जाएगी, 71%। 26.05% क्या पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है। और अन्य गैसें आ गई 2.05%। यहां मैंने लिखा है सूर्य का जो औसत जो आयु है या सूर्य की जो अवधि है वो कितने वर्ष होती है, 5 मिलियन वर्ष सूर्य की अवधि होती है। तो ये कह रहा है जिस दिन ये हाइड्रोजन पूर्ण रूप से हीलियम में परिवर्तित हो जाएंगे, जिस दिन हाइड्रोजन पूर्ण रूप से किस में परिवर्तित हो जाएगा, हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा ना, उस दिन सूर्य समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य की अवधि को लेकर क्या कहा गया है कि जिस दिन या जिस समय हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, जिस समय हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं या हो जाएगा, तो उस समय सूर्य की अवधि समाप्त हो जाएगी। उस समय सूर्य की अवधि समाप्त हो जाएगी। ये पॉइंट था आपका इसकी अवधि को लेकर के और इसमें पाई जाने वाली गैसों को लेकर के। क्लियर है भाई। सूर्य में अपन ने अभी तक क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं, तो सूर्य एक ग्रह भी है, एक तारा भी है। तारों को या सूर्य को प्राप्त होती है स्रोत प्रकाश, वो हीलियम से मिलकर के 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम बनती है। तो इससे इनको क्या होती है, गैसों, इन गैसों से ये बनता है। उसके बाद सूर्य सौरमंडल का प्रधान केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट हमने इस पॉइंट में पढ़ा दोस्तों कि सूर्य जो होता है इसकी अवधि कितनी होती है और सूर्य में पाई जाने वाली गैसें कितनी होती है। पक्का भाई समझ में आ गया। अगला पॉइंट लेते हैं छठा। एक आपके पेपर में पूछा जाता है सूर्य ग्रहण के बारे में और दूसरा दोस्तों पूछा जाता है इसमें चंद्र ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं और कैसे होते हैं और इनके समय को लेकर के या आंशिक या अधिकतम या आंशिक या पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण के बारे में पूछा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब किस स्थिति में होते हैं। तो ये आपका सूर्य है और इस साइड है भाई पृथ्वी।
सूर्य है और इस साइड क्या आ गई पृथ्वी। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। बस इतना सा आपका पॉइंट था। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने पर सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होती है, तो अवधि बता दी दोस्तों इसमें केवल और केवल 8 मिनट। अधिकतम ये हो सकता है, कम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम का इन्होंने कह दिया। अधिकतम ये कितने मिनट रहेगा, 8 मिनट रहेगा। तो सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होगी, और ये कैसी अवधि होगी, अधिकतम। अब भाई धीरे धीरे क्या होगा, ये सूर्य चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा जब सूर्य के चक्कर लगाएंगे तो अपनी स्थिति को बदल लेंगे। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही सटीक क्या आंसर आएगा, अधिकतम सूर्य ग्रहण की अवधि कितने मिनट रह सकती है, 8 मिनट रह सकती है। पक्का क्लियर है पॉइंट यहां तक। तो अगला पॉइंट देखिएगा, एक लेता हूं इसमें चंद्र ग्रहण को लेकर के, नीचे बना देते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण कैसे स्थिति में होगा, यह है भाई आपका सूर्य और इस साइड है आपकी, इस साइड आता है चंद्रमा। और अब क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई। सूर्य और चंद्रमा के बीच में दोस्तों क्या आ गई, यहां पर पृथ्वी आ गई। तो यह है आपका चंद्रमा ग्रहण। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका चंद्रमा ग्रहण। ठीक है जी। सूर्य ग्रहण कैसे हुआ था, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया तो सूर्य ग्रहण हुआ। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई, तो ये चंद्र ग्रहण हुआ। उसकी अधिकतम अवधि 8 मिनट बताई जाती है और इसकी अधिकतम अवधि का कोई अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि अधिकतम अवधि लगभग बताई जाती है इसकी 30 मिनट से लेकर के और 1 घंटे तक हो सकती है। 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक इसकी अधिकतम अवधि रह सकती है। थोड़ा सा ध्यान से आप इनको समझोगे आराम से कर सकते हो जी। ठीक है भाई। अगला पॉइंट लेते हैं अपन, सूर्य ग्रहण जो होता है 2 प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंशिक ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। एक है दोस्तों आंशिक ग्रहण। आंशिक ग्रहण का अर्थ ये होता है कि ये मान लो सूर्य है, अब इसके छोटे से क्षेत्र में ग्रहण हो गया, ये यानी ये क्षेत्र आपको दिखना बंद हो गया, ये हो गया आपका सूर्य ग्रहण का आंशिक रूप। लेकिन अगर एक होता है इसमें पूर्ण ग्रहण, लेकिन दूसरा पॉइंट कह रहा है पूर्ण ग्रहण। तो एक आंशिक ग्रहण आया था और एक है भाई इसमें पूर्ण ग्रहण। और पूर्ण ग्रहण जब होगा ना तो ये पूरा का पूरा सूर्य उसमें क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। आपको थोड़ा सा इसमें दिखेगा, बाकी पूरा का पूरा क्या होगा, ये सूर्य ग्रहण होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो सूर्य ग्रहण के समय में पूरा का पूरा सूर्य दिखना बंद हो जाता है, थोड़ा सा सूर्य मात्रा में दिखेगा, और आंशिक ग्रहण में कहीं पर भी छोटा सा सूर्य यहाँ दिखता नहीं है, तो उसको बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। अगला पॉइंट क्या कहता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब क्या हो, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, तो स्थिति यहां पर चेंज हो जाती है। दोस्तों जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना, तो यहाँ के इसके किनारे जो है, सूर्य के जो किनारे हैं, यहां से प्रकाश निकलता है। यहां से जब सूर्य ग्रहण जब होता है पूर्ण रूप से, तो इसके यहां से प्रकाश निकलता है। ये प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, इसकी सतहों से। तो इसकी सतहों से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, और वो प्रकाश निकलता है गोल्ड रिंग के समान, यानी कि गोल्ड रिंग के समान हमको दिखाई देता है, जिसको गोल्ड रिंग भी कहा जाता है, डायमंड रिंग भी कहा जाता है, और इसको हीरक वलय भी कहा जाता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गोल्डन रिंग क्या है, तो यह डायमंड रिंग क्या है, तो गोल्डन रिंग, डायमंड रिंग, या अपन इसको कह सकते हैं हीरक वलय। हीरक वलय परिभाषा क्या है इसकी, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तब इस सूर्य के किनारों से
तब सूर्य के किनारों से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है गोल रिंग के समान, गोल रिंग के समान, जो हमें कैसा दिखाई देता है, एक डायमंड का रिंग हो, एक डायमंड की अंगूठी हो, गोल्ड रिंग हो, या इसको अपन नाम दे सकते हैं हीरक वलय। बताओ यहाँ तक समझ में आया है? तो आपको पक्का समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अभी तक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई इस टॉपिक को लेकर के। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं ये बताया। अब सूर्य ग्रहण दो प्रकार का होता है, आंशिक ग्रहण और दूसरा कौन सा होता है, पूर्ण ग्रहण होता है। अब कह रहा है कि सूर्य की सतह से क्या निकलता है, प्रकाश, और जब प्रकाश निकलता है तो एक गोल्ड रिंग के समान दिखाई देता है, निकलता है तब, इसे डायमंड रिंग, गोल्डन रिंग या गोल्ड रिंग या हीरक वलय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वो क्या कह रहा है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना, तब यहां से भी जो प्रकाश निकलता है तो उसे क्रीट या कोरोना भी कहते हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यहां प्रकाश निकलता है इसके किनारों से, सॉरी आंशिक रूप के समय, सूर्य ग्रहण हो गया ना, पूर्ण ग्रहण हो चुका है। अब बात करें आंशिक सूर्य ग्रहण की। जब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है ना, तो भाई यहां से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, और जब ये प्रकाश निकलता है ना तो उसे कोरोना या क्रीट कहा जाता है। पूर्ण की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण की। जब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है तो जिस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा है ना, उस क्षेत्र से प्रकाश जब निकलता है तो इस प्रकाश को अपन क्या कहते हैं, इस प्रकाश को कहते हैं दोस्तों क्रीट या कोरोना, क्रीट या कोरोना, इसे कहा जाता है क्रीट या कोरोना। पक्का बात क्लियर है? इसे तो बोलेंगे हीरक वलय, डायमंड रिंग, गोल्डन रिंग या गोल्ड रिंग, और उसे अपन क्या बोलेंगे, क्रीट या कोरोना। और इस पूर्ण इस आंशिक सूर्य ग्रहण से, इस क्रीट या कोरोना से एक किरणें निकलती हैं, उन किरणों का नाम आता है एक्स किरणें। और दोस्तों ये एक्स किरणें जो होती हैं ये हमारे लिए हानिकारक होती है, और सर्वाधिक हानि किसको पहुंचती है, इनसे आंखों को हानि पहुंचती है। इसलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण के समय आपको सूर्य को नहीं देखना चाहिए। तो ये था आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण। और एक आंशिक सूर्य ग्रहण क्या कहलाता है उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लग रहा है अभी भी तो पक्का आप इसको लाइक करो जल्दी से जल्दी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। बस उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके टॉपिक से ही बनेंगे, आपकी वीडियो से बनेंगे। पूरा का पूरा ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटिकल, पूरी की पूरी जीके आपके सामने प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी वीआरबी एजुकेशन के जाकर के यूट्यूब चैनल पर। और आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जितने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो वहां पहुंचाओ, और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा मोटिवेट करें, ज़्यादा ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचाए। आगे दोस्तों बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी तो उनको भी फ़ायदा होगा। और जो भीड़, मैं कहता हूं कि आप है ना कभी भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ से अलग लेकर के एक राह बनाए, और उस अलग राह से ही हमें आगे निकलना होता है, उसी से अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। आगे है पॉइंट दोस्तों, पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है प्रवलयाकार आकृति में। इस कारण से कई बार पृथ्वी जो होती है ना सूर्य से कभी तो कम आ जाती है और कभी क्या होती है, दूर हो जाती है। ये आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण समझाया। उसके बाद लेते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को लेकर के पॉइंट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी के मध्य दूरी। अब दोस्तों ये मैं आपको ये कह रहा हूं, पृथ्वी जो होती है प्रवलयाकार में क्या करती है, इसके चक्कर लगाती है, किसके, सूर्य के। तो सूर्य के चक्कर पृथ्वी परवलयाकार में लगाती है, परवलया आकार में लगाती है, परवलया आकार में लगाती है। इस कारण से पृथ्वी सूर्य के कभी तो नजदीक, कभी तो नजदीक और कभी दूर हो जाती है। कभी तो क्या हो जाती है, नजदीक हो जाती है, और कभी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि रोजाना ऐसे होगा।
भाई ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया फिर 5-7 दिन बाद फिर होगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी डेट फिक्स कर रखी है भाई खगोलवेताओं के द्वारा। क्या पॉइंट है समझिएगा, ये कह रहा है तो दूरी से रिलेटेड मैं आपको 3 पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी को लेकर के थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला मैं बताता हूँ आपको, एक पृथ्वी जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत जो दूरी होती है वो पॉइंट है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी, जिसको अपन खगोलीय दूरी भी कह सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी होती है, खगोलीय दूरी कितनी होती है। मैं पूरा लाइन डाल देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सूर्य और पृथ्वी के मध्य, कई लोग क्या होते हैं बच्चे, वो स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मैं कई बार शॉर्ट रूप में लिख देता हूं, तो उन लोगों को इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है, इसलिए पूरी लाइन लिख रहा हूं भाई यहाँ पे ना। सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत या खगोलीय दूरी कितनी होती है। तो वैसे तो आपको पेपर में से मिलेगा 14.95 करोड़, 96 करोड़, 98 करोड़, इस प्रकार से। इतना सा याद रखो, इतने से काम चल जाएगा। तो लगभग कितना आता है, 14.98 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी होती है। कितनी दूरी है भाई ये, 14.98 करोड़ किलोमीटर। इतना पृथ्वी से दूर है सूर्य, और पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के प्रवलय आकार में। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब चक्कर लगाती है ना तो कभी तो क्या आती है, सूर्य से नजदीक आ जाती है। सूर्य से क्या आ जाती है, सूर्य से पृथ्वी नजदीक आती है, पृथ्वी नजदीक आती है। सूर्य से पृथ्वी नजदीक आती है, तो नजदीक की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की नज़दीक की दूरी कितनी होती है। दोस्तों सूर्य जब नज़दीक आता है तो उसकी दूरी पूछेगा, और एक पूछेगा सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी। वो तो हमने पढ़ी थी औसत दूरी, और ये क्या आती है आपकी नज़दीक दूरी, और एक आती है आपकी अधिकतम दूरी। अंतर है तीनों के तीनों में। लगभग आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 14.98 करोड़ किलोमीटर इस यहाँ पर आता है, जिसको अगर पूरा लिखूँ तो मैं 14 करोड़ 97,95,900 किलोमीटर, ये औसत दूरी है भाई, ये है ना जी। औसत यानी लगभग खगोलीय दूरी है। 14.98 करोड़ से काम चल सकता है आपका। अब सब पृथ्वी नज़दीक होती है और दूर होती है, तब कितनी दूरी होती है, तो नज़दीक जब होगी दोस्तों आती है 14.70 करोड़, 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे नज़दीक की दूरी होती है। दूसरा पॉइंट है सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर ये पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है। अंतर आपके सामने है। पेपर में जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे थोड़ा सा ध्यान से देख करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दूरी पूछे नजदीक की 14.70 करोड़ किलोमीटर, सूर्य और पृथ्वी नजदीक आते रहते हैं और दूर होते हैं तो सबसे ज्यादा दूरी उस दिन होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर की। अब ये किस किस तारीख को होती है ये ज्यादा पूछा जाएगा। तो एक आती है 4 जुलाई, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे क्या आती है, नज़दीक आती है, सबसे नज़दीक आती है किस तारीख को, 4 जुलाई को। और दूर जाती है दोस्तों, कितनी तारीख को जाती है दूर, तो 3 जनवरी को ये पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी बना लेती है। सबसे कम दूरी 4 जुलाई को होती है और सर्वाधिक दूरी उसकी कितने तारीख को होती है, 3 जनवरी को होती है। अब आगे कह रहा है ये जब दूरी ज़्यादा और कम हो तो इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों इसको वैज्ञानिक भाषा में भी नाम दिया गया है। 4 जुलाई को जब सबसे नज़दीक की दूरी होती है तो इसको बोलते हैं अपसोर। इसको क्या बोला जाता है भाई, अपसोर बोला जाता है। और जब दूर होती है ना तो इसको बोला जाता है उपसोर। नज़दीक को अपसोर बोला जाता है और दूर को उपसोर बोला जाता है। ये आपका एक पॉइंट था सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी को लेकर के, जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही नोट डाल करके उसको लिख देता हूं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? कितने समय में पहुंचता है? तो आंसर आएगा 8 मिनट 16 सेकंड, या कई बुक्स में दिया होता है 8 मिनट 20 सेकंड। भाई इसके अप्रोक्स ही मिलेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा पेपर में, कई बार 8 मिनट 16 दे देता है और कई बार 8 मिनट 20 सेकंड दे देता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। उम्मीद है आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है इसको तापमान को लेकर के एक बात करेंगे और इसके प्रकाश मंडल को लेकर के, सौर फ्लेम को लेकर के 2-3 पॉइंट और बचे हैं इसके। एक टॉपिक आता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल ये क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है सूर्य का जो बाहरी जो आवरण होता है, जिससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहते हैं। तो सूर्य के बाहरी आवरण से प्रकाश का निकलना, सूर्य के बाहरी आवरण से प्रकाश का निकलना ही प्रकाश मंडल है। निकलना ही दोस्तों क्या है? प्रकाश मंडल है। सूर्य के बाहरी आवरण से प्रकाश का निकलना बाहरी मंडल है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तापांतर, ताप का अंतर। तो दोस्तों यहां पर क्या पाया जाता है? तापमान में अंतर पाया जाता है। वो तापमान में अंतर किस प्रकार से, आपने पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, वो इस प्रकार से आता है। ये सूर्य है और सूर्य का जो केंद्र बिंदु है, यानी कि ये जो सूर्य का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर कितना तापमान होगा? तो देखो जो सूर्य जो बिल्कुल मध्य का जो केंद्र बिंदु होगा, जाहिर सी बात है सूर्य एक गर्म है भाई, गर्म जल वाष्प है, गर्म गोला है। तो जब गर्म गोला है तो बीच में तो और भी गर्म होगा, तो जितना गर्म होगा तो वो आपसे तापमान के बारे में पूछता है। तो कितना गर्म होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के तापमान केंद्र बिंदु में सर्वाधिक होता है। सूर्य का तापमान केंद्र बिंदु में सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस तापमान। 15 मिलियन, सूर्य का तापमान केंद्र बिंदु में सर्वाधिक होता है 15 मिलियन, हाँ जी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो आपसे क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक तापमान कहां पर पाया जाता है? तो इसका सर्वाधिक तापमान केंद्र बिंदु में पाया जाता है। सर्वाधिक, ये तो हो गया इसका केंद्र बिंदु में। अब बात करते हैं इसकी सतहों का तापमान, यानी कि ये वाला तापमान। भाई सतह का जो तापमान होता है ना, वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सूर्य का सतह का तापमान, सतह का तापमान आता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और एक क्या होते हैं, सूर्य में ना सौर कलंक पाए जाते हैं। इनको ये धब्बे होते हैं, इन धब्बों को क्या कहते हैं? सौर कलंक। जैसे आपने चंद्रमा में देखे होंगे धब्बे, चंद्रमा का तो साफ दिखता है अपने को, है ना, लेकिन सूर्य तो भाई आग का गोल है, इसमें थोड़ा ना दिखेगा। तो यहाँ पर ये इनको बोलते हैं सौर कलंक। तो इन धब्बों को किससे रिलेटेड करते हैं अपन? सौर कलंक से। सौर कलंक, या इन्हें अपन कहेंगे धब्बे। सौर धब्बे या सौर कलंक का तापमान, सौर कलंक या सौर धब्बे का तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। ये था भाई आपके तापमान को लेकर के एक अंतर।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। दोबारा से देखिएगा, प्रकाश मंडल सूर्य का जो भारी आवरण होता है, यहाँ से प्रकाश जो निकलता है उसे अपन प्रकाश मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत तापमान पाया जाता है, वो तापमान का अंतर सर्वाधिक केंद्र बिंदु में होगा। सर्वाधिक केंद्र बिंदु में होगा तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा। सतह का तापमान जो होता है ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सौर कलंक का जो तापमान होता है, सौर धब्बों का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस ये होता है इसका तापमान। एक लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसका, सौर फ्लेम। सौर फ्लेम या सौर ज्वालाएं। सौर फ्लेम या सौर ज्वालाएं दोस्तों, ये सूर्य जो है ना, इसके प्रकाश से यहाँ पर है ना, सतह से प्रकाश से कई बार आग के गोले जैसे लगते हैं निकलते, यानी गर्मी, जिस दिन गर्मी तेज होती है उस समय की बात कह रहा है, तो सौर फ्लेम निकलते हैं यहाँ से। अब सौर फ्लेम या सौर ज्वालाएं जो निकलेंगी ये कहाँ पर है पहुँचेंगी, पृथ्वी पर पहुँचेंगी। कहाँ पर पहुँचेंगी भाई, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर क्या पाया जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर क्या पाया जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सौर फ्लेम या सौर ज्वालाएं, ये सौर फ्लेम या सौर ज्वालाएं जो होंगी दोस्तों, ये पहुंचेंगी नीचे। और यहाँ नीचे कहाँ पर आएंगी, सौर फ्लेम या सौर ज्वालाएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सौर फ्लेम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेंगी। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सौर फ्लेम या सौर ज्वालाएं उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है। तो जब ये पृथ्वी, मान लो पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला आता है दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव पर जो ये सौर फ्लेम पहुंचती है उसका नाम दे रखा है, नाम है बरोरे बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पर जो है दोस्तों उसका नाम है बरोरे ऑस्ट्रियालिस। ये नाम ध्यान रखना है आपको सौर फ्लेम को लेकर के। बरोरे ऑस्ट्रियालिस दक्षिण में है और उत्तर में कौन आता है, बरोरे बोरियालिस आता है। ये था आपका सौर मंडल का एक टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। सौर मंडल टॉपिक में हम अभी एक ग्रहों के बारे में जानकारी और बताएंगे आपको। ग्रह के बारे में अगली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। अभी जो आपको बताया गया सौर मंडल को लेकर के वो ये था कि सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल की परिभाषा क्या आई थी। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, आकाशीय पिंड, इनका जो समूह होता है उसे सौर मंडल कहते हैं। इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य होता है। इसके चारों ओर चक्कर लगाना ही सौर मंडल है। कोपरनिकस के द्वारा इसकी क्या की गई थी, तो खोज की गई थी सौर मंडल की। दूसरा पॉइंट हमने जाना इन ग्रहों का सूर्य से नजदीक से बढ़ते हुए का क्रम। क्वेश्चन पूछेगा आपके आर्मी में, सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा आता है, तो बुध आता है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा आता है, वरुण आता है। तो इसके बाद अगला पॉइंट देखा, बड़े से छोटे का क्रम। इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा आता है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट था शुक्र और अरुण ग्रह। ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर ना लगाते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर आता है। बाकी 6 ग्रह में तो सूर्योदय पूर्व में होगा और सूर्यास्त पश्चिम में होगा, लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह ऐसे हैं जिनमें सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त कहाँ पर होता है, पूर्व में होता है। नेक्स्ट आया शुक्र और जो बुध ग्रह है, इनकी विशेषता ये आई कि ये ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है। बाकी सभी 6 का खुद का उपग्रह आएगा। सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त की, ये प्रधान या केंद्र बिंदु होता है जो जिसके चारों ओर ग्रह उपग्रह चक्कर वगैरह लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह। सूर्य एक ग्रह भी है और एक क्या है, तारा भी है। सौर मंडल में कुल तारों की संख्या 10⁻22 आती है। आकाश गंगाएं कितनी आती है, 10⁻11 है। सूर्य को जो प्रकाश या स्रोत प्राप्त होता है तारों को भी, तो
तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के तहत होता है। नाभिकीय संलयन किससे बनता है? तो दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसे अपन नाभिकीय संलयन कहा जाता है। सूर्य की अवधि कितनी बताई गई? लगभग 5 मिलियन वर्ष बताई गई। इसलिए बताई गई है क्योंकि जिस दिन ये हाइड्रोजन जो होंगे हीलियम में परिवर्तित हो जाएंगे, उस दिन सूर्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें इसमें पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है और फिर 26.05% में पाई जाती है इसमें हीलियम गैस। नेक्स्ट बड़ा, सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण के बारे में हमने जाना, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है, जिसकी अधिकतम सूर्य ग्रहण की अवधि होती है 8 मिनट और इसकी आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक। अब सूर्य ग्रहण दो प्रकार का होता है, एक आंशिक सूर्य ग्रहण और दूसरा आता है दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण छोटे रूप में होगा, जिससे जो प्रकाश बाहर निकलेगा उसे कीट या कोरोना कहा जाता है, जिससे एक्स किरणें निकलती है जो आंखों के लिए हानिकारक होती है। और एक आता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण से जो प्रकाश निकलता है गोल रंग की या गोल आकृति की, एक अंगूठी के आकार की प्रकाश बाहर निकलता है, जिसे गोल्डन रिंग, डायमंड रिंग या हीरक वलय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था इस टॉपिक का, वो था सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी। तो दूरी को अपन ने 3 भागों में बांट के पढ़ा है। एक औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर के अकॉर्डिंग है, जो खगोलीय दूरी है। एक पृथ्वी जो होती है सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है एक दिन, और एक दिन सबसे दूर जाती है। तो नजदीक आती है 4 जुलाई को और दूर जाती है 3 जनवरी को। 4 जुलाई को नजदीकी इनकी बीच में होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर और दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। 4 जुलाई को अपसोर कहा जाता है और 3 जनवरी को क्या कहा जाता है? उपसोर कहते हैं। उसके बाद आया था इसमें प्रकाश मंडल क्या होता है? तो सूर्य की सतहों से जो प्रकाश बाहर निकलता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पाया जाता है तापमान को अपन पढ़ा 3 भागों में। केंद्र में जो तापमान पाया जाता है वो सर्वाधिक होता है, जो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस के सतहों का तापमान है। और सौर कलंक या धब्बों का जो तापमान आता है दोस्तों, वो कितना आता है इसमें? तो वो है 1500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है सौर फ्लेम या सौर ज्वालाएं। सूर्य का फ्लेम जो होता है पृथ्वी पर पहुंचेगा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर ज्यादा पहुंचता है। उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचता है उसे ब्रोरे बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण ध्रुव पर जो पहुंचते हैं उसे बोरारे ऑस्ट्रेलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपके टॉपिक समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ये जो मंडल टॉपिक है, जिसके अंतर्गत जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, सौर मंडल, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनमें से 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको जरूर देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।